so next point is engagement performance. Engagement performance basically means the firm should establish quality control policies and procedures to provide reasonable assurance. मतलब अब तक हमने क्या बात करी? अब तक हमने बात करी कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जब हम उनको एम्प्लॉय करेंगे तो उस टाइम पर हमें कौन कौन सी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज को ऑप्ट करना है, मतलब फॉलो करना है. अब अगला है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. मतलब जो क्लाइंट ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे करेगा, मतलब उस टाइम पर कौन सी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज जो हैं वो अप्लाई होंगी. फिर से वही लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्म शुड एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि एंगेजमेंट जो है वो परफॉर्म होगी एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, और जो रिपोर्ट इशू करेगी फर्म वो होगी एज पर एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस. मतलब वही बात, अब तक हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रोसीजर्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे. क्यों? ताकि तीन चीजें हों. सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है, सब लोग रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, एंड लास्ट फर्म जो भी रिपोर्ट इशू करेगी वो अप्रोप्रिएट हो. तो अब फाइनली वही टाइम आ गया कि हमने अब सब कुछ किया, एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, ऑडिट की, ह्यूमन रिसोर्सेज, एथिकल रिक्वायरमेंट सब कर लिया. अब टाइम आ गया है एंगेजमेंट को परफॉर्म करने का. तो जब एंगेजमेंट परफॉर्म करी जाएगी उस टाइम पर सब लोग तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हर कोई फॉलो कर रहा है, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स हर कोई कंप्लाई कर रहा है, और फर्म जो है अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रही है. अब पॉलिसीज ही ऐसी बनेंगी ना कि सब लोग जब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में शुरू करेंगे काम करना तो वो इन तीन चीज़ों को ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी, क्योंकि पॉलिसीज ही ऐसी है. तो फर्म कह रही है कि SQC1 क्या कह रहे हैं कि फर्म सुनो, तुम ऐसी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाओगे कि एंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम सब लोग ही ये सब चीज़ों को कंप्लाई करें, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करें, और फर्म जो रिपोर्ट इशू करे वो एज पर एप्लीकेबल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो. नेक्स्ट, कि जब एंगेजमेंट परफॉर्म होगी तो SQC1 कह रहा है सुनो फर्म, सच पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो तुम बनाओगे वो क्या इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल engagement standards, process for engagement supervision and training. मतलब अब प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, अब एंगेजमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है. तो SQC1 कहता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिसमें जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपनी टीम को क्या करेगा, ब्रीफ करेगा कि भाई हम क्या काम करने जा रहे हैं, उनके मैनेजमेंट से क्या बात हुई है, किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, किस तरीके से सारा प्रोसीजर फॉलो होगा, क्या प्रोग्राम होगा. तो ताकि जो एंगेजमेंट टीम है वो कोर ऑब्जेक्टिव समझ जाए कि एंगेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, और ऐसी पॉलिसीज मतलब अप्लाई करो कि जो हर कोई है टीम के अंदर वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जो भी एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उनके प्रोसेस को समझ जाए, और सभी लोग ना सेम सीक्वेंस में सेम ही प्रोसीजर को फॉलो करें और सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें. और साथ में एंगेजमेंट जब परफॉर्म हो रही होगी तो ऐसी पॉलिसीज भी होनी चाहिए कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को लीड कर रहा है वो सुपरवाइज भी करे, वो अपनी टीम को ट्रेन भी करे और उनकी कोचिंग भी करे. मतलब कि जो भी ऑडिट या जो भी और एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर जो भी वो लीड कर रहा है, जो भी लीड कर रहा है, जो भी लीडर है वो अपनी टीम का प्रॉपर सुपरविजन करे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग करे, ताकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उस एंगेजमेंट का वो वो क्वालिटी वाला अचीव हो. नेक्स्ट, सुपरविजन, ट्रेनिंग, कोचिंग के साथ साथ अपनी टीम के काम को रिव्यू करना भी जरूरी होता है, ताकि एक नोट रखा जाए कि सारे लोग कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कहीं कोई मिसलीड तो नहीं हो गया है, सब लोग टाइमली अपना काम पूरा करना है. और रिव्यू अगर काम बार बार होगा ना तो जोन से लोग, जोन से टीम मेंबर्स है ना, उनके ऊपर भी एक मॉरल चेक रहेगा, उनको भी पता है कि हमारा जो लीडर है वो हमारा काम चेक करने आएगा. तो ऐसी पॉलिसीज ही बनाओ जिन पॉलिसीज में लिखा हो कि जो लीडर है वो अपनी टीम को काम ब्रीफ करेगा, उनकी ट्रेनिंग कोचिंग करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा, उनके काम को रिव्यू करेगा, ठीक है. और साथ में जो भी काम है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर के साथ सब लोग अपडेट होने चाहिए. तो ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स भी बना दो ना कि ये सब काम होने हैं. तो अगर पॉलिसीज ही ऐसी होंगी तो सब इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सब प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करेंगे, अपडेटेड भी रहेंगे, प्रोसेस भी फॉलो करेंगे, सुपरवाइज
कोचिंग, ट्रेनिंग, रिव्यू ऑफ द वर्क सब करेंगे और जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स है उनको कंप्लाई भी करेंगे। अब फाइनली वो कहते हैं कि जब तुम्हारा ऑडिट हो जाए, ठीक है, तो ऑडिट होने के बाद, ऑडिट या फिर कोई भी और रिलेटेड सर्विस आप दे रहे हो, तो फाइनली आपको क्या करना है, जो भी आपकी एंगेजमेंट फाइल है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। मतलब आपके जो भी वर्किंग पेपर्स हैं, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनको आपको प्रॉपरली असेंबल करना है। कब तक? या तो उतने टाइम तक जितना कि लॉ में लिखा है। अगर लॉ में नहीं लिखा तो विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको क्या करना है, असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल। मतलब आपने उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को करते हुए जोन से भी वर्किंग पेपर्स को डॉक्यूमेंट किया, आपने जोन से भी एविडेंसेस को इकट्ठा किया, उन सबको आपको प्रॉपरली असेंबल करना है एंगेजमेंट फाइल के अंदर। कब तक? विद इन 60 डेज ऑफ सबमिटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। या तो इतने टाइम में, नहीं तो जितना लॉ में, अगर लॉ एप्लीकेबल है तो उस पर्टिकुलर लॉ में जितना लिखा है। एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपने उस काम के दौरान अपनी एंटिटी के जोन से भी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और आपने उसको अच्छे से अपने पास डॉक्यूमेंट किया है, अपने पास अच्छे से उसको असेंबल करके अपने पास रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रहे, वो सेफ कस्टडी में समान रहे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आए आपके एंटिटी के, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई या कोई इंफॉर्मेशन आई, तो आपको उसे संभाल के रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, मतलब अपनी ईमानदारी से काम करना है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो जाए। और साथ में आपको ऐसी जगह पे रखना है कि आप उसको एक्सेस कर सको। जैसे सपोज कर लो नेक्स्ट ईयर नहीं, मतलब आफ्टर 2 years आप दोबारा से उस कंपनी का ऑडिट करते हो या कॉस्ट ऑडिट या कोई और तरीके का ऑडिट करने चाहते हो, और आपको ये देखना है कि जब पहले ऑडिट हुआ था तो उस टाइम पर क्या क्या रिपोर्ट्स निकली थी, क्या क्या फाइंडिंग्स थी। तो ऐसे केस में आप जब उस टाइम डाटा लेने जाओ पिछले ऑडिट का, तो आप आराम से उसको एक्सेस कर सको। और साथ में देखो रिट्रीवेबिलिटी, मतलब रिट्रीव कर सको। और बाई चांस आपने एक कंप्यूटर की किसी फाइल के अंदर रखा है और कंप्यूटर अगर सपोज कर लो करप्ट हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है, तो आपके तो जितने भी आपकी फाइंडिंग्स है उस कंपनी के बारे में, एंटिटी के बारे में, वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो आपको ऐसे में उस एंटिटी का डाटा किसी हार्ड डिस्क में कहीं और भी स्टोर करके रखना चाहिए कि अगर बाई चांस एक जगह से करप्ट हो जाए तो आप उसको किसी मेन फाइल से या जैसे हार्ड डिस्क से उसको रिट्रीव कर सको। ठीक है, तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज अपने पास रखते हो क्लाइंट की, तो आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है, सेफ कस्टडी को, और कि आप उसको जब टाइम आए फ्यूचर में तो आप उसको प्रॉपरली मतलब एक्सेस कर सको, ये नहीं कि रख के भूल गए, ऐसे नहीं। और अगर बाय चांस एक कंप्यूटर की फाइल में आपने रखा है, वो फाइल करप्ट हो जाती है, तो आपको उसे कहीं और भी सेव करके रखना है ताकि आप उसको रिट्रीव भी कर सको। और जो आपने डॉक्यूमेंटेशन करी है क्लाइंट के एंगेजमेंट के टाइम पर, उसको आप 7 साल तक संभाल के रखोगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। तो आपको उसको आपको इसकी रिटेंशन करनी है एटलीस्ट 7 years, मतलब मिनिमम 7 years तक आपको उसकी रिटेंशन करके अपने पास रखनी है, ठीक है, एटलीस्ट लिखा है ना, मिनिमम 7 years तक तो आपको उस सामान को अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। लास्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बेसिकली मीन्स व्हाट, कि अब तक आपने जितनी भी पॉलिसीज बनाई, SQC1 बोल रहा है, SQC1 क्या बोल रहा है, सुनो फर्म, आपने अब तक जितनी भी पॉलिसीज बनाई किन किन चीजों से रिलेटेड, आपको याद है, लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, आपका जब भी आप कंटिन्यू या एक्सेप्ट करते हो कोई भी रिलेशनशिप, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करते हो, या फिर लास्ट क्या था हमारा, एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हो, तो इन सब के टाइम पर आपने पॉलिसीज बनाई ताकि क्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। तो अब लास्ट क्या है, मॉनिटरिंग। तो जो आपने पॉलिसीज अब बना ली इन पांचों से रिलेशन में, उसको अब आपको हमेशा मॉनिटर करना है। तो आप कुछ और पॉलिसीज इनमें ऐड करो, वो पॉलिसीज क्या कहेंगी कि कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, मॉनिटरिंग होगी कि इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनी हैं, क्या वो पॉलिसीज हर कोई कंप्लाई कर रहा है, कहीं उनमें कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और कहीं पर अगर किसी ने ये पॉलिसीज जो बनाई गई हैं इनको नहीं माना, तो उस टाइम पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो SQC1 क्या कह रहे हैं, फर्म सुनो, आपको एस्टेब्लिश करनी है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर कि जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बना है ना,
जो इतना बड़ा सिस्टम बना है, जिसके अंदर इतनी सारी पॉलिसीज बनी है, इन पांचों से रिलेटेड जो ये सिस्टम बना है वो एडिक्वेट, रेलिवेंट और इफेक्टिवली ऑपरेट करता रहे। और इस मॉनिटरिंग का पर्पस क्या है? ताकि सब लोग आज जब ये पॉलिसीज बनी है, खाली आज नहीं, हमेशा हमेशा इनको फॉलो करें। एडहेरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, वेदर, और पर्पस क्या मॉनिटर करने का? ये देखना कि सब लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। दूसरा, कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइन और इम्प्लीमेंट तो हुआ है ना। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिसीज बना के रख दी, सिर्फ डिजाइन करना ही जरूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, सब लोगों को समझाना और सब लोग उसको मेंटेन करके उन पॉलिसीज को मान रहे हैं ये इंश्योर करना। और जो रिपोर्ट्स फर्म इशू कर रही है वो अप्रोप्रिएटली इशू कर रही है, कि पर्पस तो याद है हमारा यही था कि सब लोग प्रोफेशनली बिहेव करें, सब जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको माने और रिपोर्ट्स जो है अप्रोप्रिएटली इशू हो। तो ये तीनों चीजें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव हो रहे हैं, ये चेक करने के लिए आपको हमेशा मॉनिटर करना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनी है ना, ये जो पूरा सिस्टम बना है ये सब इम्प्लीमेंटेड रहे, मेंटेन रहे। ठीक है। तीसरा, ऑन गोइंग इवैल्यूएशन। देखा, आ गया। ये नहीं कि आज मॉनिटर किया तो काम खत्म। ऑन गोइंग इवैल्यूएशन, आप हमेशा चेक करते रहोगे कि ये क्वालिटी सिस्टम जो है ना, ये क्या है, ये चल रहा है। हर कोई पॉलिसीज को इन पांचों से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनी है क्वालिटी ताकि मेंटेन रहे, हर कोई इन पॉलिसीज को मान रहा है, इनको फॉलो कर रहा है। और इसके लिए आप क्या करोगे? पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स। जो भी एंगेजमेंट्स कंपनी ने एंटर किया, एंगेजमेंट क्या है? सिर्फ एंगेजमेंट्स ऑडिट की नहीं होती ना। एंगेजमेंट क्या है? कोई भी दो पार्टीज किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए क्या हुई है? एंगेज हुई है। जैसे ये एंटिटी है और ये कोई फर्म है, तो ये किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एंगेज हुई है। कोई एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, ऑडिट हो सकता है आपका, कॉस्ट ऑडिट हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट हो सकता है आपका, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकता है आपका, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है, किसी भी पर्पस की वजह से एंगेज हो सकती हैं। ठीक है। तो जब ये एंगेज हुई हैं तो क्या मतलब हुआ कि किसी एंगेजमेंट के लिए क्या हुई है, किसी एक साथ आई है, ऑडिट के लिए एक साथ आई है। तो एंगेजमेंट डज नॉट ऑलवेज मीन कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी फॉर एनी पर्पस। ठीक है। तो जब एंगेजमेंट कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है, उस टाइम पर जाकर एक इंस्पेक्शन करो, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करो और देखो कि उस एंगेजमेंट के दौरान जो ये पॉलिसीज बनी थी ये फॉलो हुई है नहीं हुई है। और अगर कहीं पर डेफिशिएंसी है, अगर कहीं पर कुछ चीज दिखती है कि कोई पॉलिसी नहीं फॉलो करी गई, तो फर्म को उन डेफिशिएंसीज को नोट करना चाहिए। ठीक है। और उस रेलिवेंट जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको बताना चाहिए। फर्म शुड कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज टू रेलिवेंट एंगेजमेंट पार्टनर। और जहां पर पॉलिसी नहीं मानी गई है वहां पर एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो भी लीड कर रहा है उसको जाकर बताना चाहिए कि भाई आपने ये पॉलिसी को नहीं माना है तो आप मानो, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। व्हेन इंडिकेशन एज टू इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट और ओमिशन ऑफ नेसेसरी प्रोसीजर, फर्म शुड डिटरमाइन फर्दर एक्शन। जहां पर तो देखो एक्सेप्टेबल है कि कोई छोटी सी पॉलिसी नहीं मानी, वहां पर तो आप जाके पार्टनर को बता दो। पर कहीं पर ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं मानी, जैसे हमें कहा था ना कि अगर आप कोई नया रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने जा रहे हो या पुराना कंटिन्यू करने जा रहे हो तो पहले आप फर्म के बारे में पता करो। अब सपोज कर लो कोई नई फर्म आई और सीधा सीधा जाकर क्या किया, एंगेजमेंट पार्टनर ने उसके बारे में कहा कि हाँ मैं इसका ऑडिट कर दूंगा, उसने कंपनी का रिव्यू ही नहीं लिया। आगे जाके उसको पता चला कि कंपनी तो है वो ना, एंटिटी तो ना ड्रग्स में डील करती है, ऐसे ड्रग्स में जो कि ना इंडिया में ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है। इलीगल है उनको ट्रेड करना। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ऑडिटर ने क्या कहा, चलो छोड़ो ना, हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो गलत बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक कि आप क्या हो, अपनी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में उसको उस टाइम पर विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट कर देना चाहिए था, पर नहीं किया। तो क्या यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो हुई? क्योंकि उसने पता किया तब भी उसने एंगेजमेंट को नहीं छोड़ा, जब उसको पता चला कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है तब भी उसने एंगेजमेंट को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कभी कुछ हुआ, देखो जो भी नेसेसरी प्रोसीजर था वो नहीं फॉलो हुआ, उसने विड्रॉ नहीं किया एंगेजमेंट से, या फिर जो रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए थी ऑडिटर बिना रिपोर्ट सबमिट करे आ गया, उसने बोला कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ना आपका जो ओपिनियन है ना वो बिल्कुल, क्या आपकी जो कॉस्ट ऑडिट है ना वो बिल्कुल ठीक है, पर वो रिपोर्ट सबमिट करके नहीं आया, या रिपोर्ट सबमिट करके आया पर उस पर साइन किसी टीम के मेंबर ने कर दिए, मेन जो सीए लीड कर रहा था उसने करे ही नहीं। तो ये क्या, दिस इज वेरी रॉन्ग।
वो रिपोर्ट तो है या ना है एक बराबर। ऐसे केस में जब कोई ऐसे बहुत बड़ा इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा ओमिशन हो जाए, कोई बहुत बड़ी सी बात को आपने इग्नोर कर दिया या फिर गलत रिपोर्ट फाइल कर दी, तो ऐसे केस में फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे। पर हाँ, कोई छोटी डेफिशिएंसी है जैसे कि टीम का मेंबर है वो प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहा या फिर वो बहुत सारी छुट्टियां ले रहा है या टाइमली नहीं आ रहा, ऐसे केस में क्या होगा, बस एंगेजमेंट पार्टनर को इस बारे में बता दिया जाएगा। अगर बहुत बड़ा काम हो गया है, तब आपको फर्दर एक्शन लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट एनुअली द फर्म शुड कम्युनिकेट रिजल्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब एनुअली तो कम से कम जो भी मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स निकले हैं वो सबको बैठकर एक साथ मतलब बताने चाहिए। जो भी हेड है, जो भी लीडर हमने बनाया था ना फर्स्ट पार्ट में एसक्यूसी 1 का, जो कि पॉलिसीज बनाएगा, उसको बैठकर ये सब एंगेजमेंट पार्टनर्स, फर्म सीईओ, मैनेजर, पार्टनर सबसे डिस्कस करना चाहिए कि इस बार मॉनिटरिंग करके क्या क्या रिजल्ट्स निकले, ताकि क्या हो इनमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी उस टाइम पर कि मॉनिटरिंग प्रोसीजर में क्या-क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या-क्या कंक्लूजन्स निकले मॉनिटरिंग प्रोसीजर के, मतलब जब मॉनिटर किया गया तो क्या-क्या चीज़ों को उन्होंने देखा, क्या-क्या कंक्लूजन्स निकले और कहाँ-कहाँ पर उन्होंने डेफिशिएंसीज देखी और उनके अगेंस्ट क्या-क्या एक्शंस लिए गए। फर्म शुड एंश्योर प्रॉपर डीलिंग विद कंप्लेंट्स, और अगर कहीं से कंप्लेंट आती है कि किसी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन आता है कि ये पर्सन कंप्लाई नहीं कर रहा लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, वहां पर उनको प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, उस कंप्लेंट के साथ प्रॉपर्ली डील करना चाहिए। और ये सब क्या है, ये सब पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग ही है। ठीक है, ओके, सो विद दिस वी आर डन विद आर एसक्यूसी 1। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, फर्म शुड कीप डॉक्यूमेंटेशन एज टू ऑपरेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब फर्म शुड कीप डॉक्यूमेंटेशन, फर्म को डॉक्यूमेंटेशन रखनी चाहिए कि वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, वो कैसे ऑपरेट हो रही है, ऑपरेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल का पूरा सिस्टम बना है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं और उनको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सबको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सो विद दिस वी आर डन विद आवर एसक्यूसी 1।